इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हम हैं बिरसिंहपुर में और हमारे साथ हैं बिरसिंहपुर क्षेत्र के जाने माने अधिवक्ता और नोटरी रमेश सेन। रमेश सेन जी की एक लंबी पारी रही है अधिवक्ता के लिए। अधिवक्ता क्षेत्र में आप समाज सेवा हो चाहे राजनीति हो, आप हर जगह आगे मिलेंगे। कोई बड़ा कार्यक्रम हो, राजनीतिक मंच हो, उसमें भी मंच संचालन करते हुए तो लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि ये नेता हैं, वकील हैं, नोटरी हैं, आखिर हैं क्या। बहुत सारे दुनिया भर के प्रश्न होंगे, आज हम सब उनसे करेंगे। पहले तो विशाल खबर में आपका स्वागत है वकील साहब। धन्यवाद तिवारी जी। एक बड़ा प्रश्न है मेरा कि आप आखिरकार हैं क्या, वकील हैं, नोटरी हैं, नेता हैं, आप समाज सेवी हैं क्या। बहुत सारे जो है तो आपके ऊपर टैग लगे रहते हैं, क्या है आप, हर जगह दिख जाते हैं आप। देखिए, मैं सही मायने में तो ये मानता हूँ कि मैं एक मानव हूँ और मानव होने के नाते यदि कई गुण हों लोगों के पास तो उसे गलत नहीं मानता। मानव तो सबको ही है, लेकिन फिर कई बार ऐसे भी चर्चा के काम आ जाते हैं, सुनने को मिला है कि आप दानवों वाले भी काम कर देते हैं। तो फिर एक अच्छा मानव दानव कैसे बन जाता है। कई बार स्थितियाँ होती है कि दानव वाला और उस दानव जो बनते हैं आप तो फिर 307 जैसे मुकदमा लग जाते हैं। तो फिर एक अधिवक्ता जो है जिसको ये ज्ञान है, जिसने IPC CRPC का सारी चीज़ों का, कानून का, संविधान का नॉलेज रखता है, तो फिर मुकदमे कैसे लगवा लेता है भाई। देखिए, जिस 307 की बात आप कर रहे थे, निश्चित रूप से मेरे ऊपर 307 का मुकदमा कायम हुआ। वर्ष 1994-95 की बात है। तत्कालीन समय में मैं नगर पालिका बिरसिंहपुर का उपाध्यक्ष रहा और मेरे गांव के एक सामान्य से व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या का जो अपराधी था वो कौन है उसको सामने आने चाहिए। इस बात को लेकर मैंने एक जन आंदोलन किया था और आंदोलन का अच्छा सा परिणाम ये आया था कि मुलजिम सामने आया। मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा हुई। तो अब चूंकि थाने का घराव मुझे पास करना मजबूरी थी, तो सुन नहीं रही थी उस समय और पुलिस के हाथ में अपनी कार्रवाई की। उसने मेरे और मेरे साथी अन्य 17 लोगों के खिलाफ भी 307 का मुकदमा का पंजीबद्ध कर दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं मुकदमा पंजीबद्ध तो हुआ पर ये गनीमत थी, ये मेरी अपनी एक ईमानदारी थी कि 307 का जब फैसला हुआ है तो मुझे 1-2 घंटे की सज़ा नहीं हुई और 1 पैसे जुर्माना नहीं हुआ। माने मैं सहित मेरे 17 अन्य मित्र भी जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था मुलजिम को अरेस्ट करवाने के लिए, वो सब निर्दाग बरी हुए थे। कितने साल मुकदमा वो चला था। लगभग 2-3 साल मुकदमा चला था। तो ये मान लिया जाए कि राजनीतिक रसूख के दम पे आपको बच गए थे। नहीं, वो मेरा दायित्व था। देखिए, मैं नगर का जो समय था प्रतिनिधित्व कर रहा था और नगर में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और वो हत्या अंधेरी रही आए तो मैं अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करता हूँ कि उस समय का जो मुलजिम था और वो मुलजिम भी पुलिस थाने का सिपाही भी रहा और उसको हमने अरेस्ट करवाया और सजा दिलवाए। तो मैं मानता हूँ कि न्याय के लिए मुझे आपने अरेस्ट करवाया, सजा दिलाया, ठीक है, आप वैधानिक तरीके से कार्य कर सकते थे। लेकिन ये आंदोलन करना, फिर मारपीट करवाना, फिर कई पुलिसकर्मियों को खून खच्चर कर देना, तो ये कहाँ की मानवता है भाई। और ये कैसे वकालत फिर कहाँ। तो फिर आपको वकील माना जाए कि नेता माना जाए। देखिए, उस समय तो मैं वकालत कर नहीं रहा था, एक मैं जनप्रतिनिधि था और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता था कि संविधान के दायरे में रह करके मैं क्योंकि आंदोलन भी करता हूँ तो मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैंने आंदोलन किया, मेरा आंदोलन का परिणाम सामने आया, मुलजिम पकड़ा गया, मुलजिम को सजा हो गई और हमारे जैसे बहुत जो हमारे अन्य आंदोलनकारी थे, करीब 10,000 जनता रही हुई। तो चीन करके पुलिस के लोगों ने मुकदमा पंजीबद्ध किया था। मतलब पुलिस गलत थी, आप लोग सही थे। निश्चित रूप से पुलिस गलत थी, तब तो मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया। हम लोगों की सही मांग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध किया और बाद में न्यायालय ने हम लोगों को निर्दाग बरी कर दिया। तो स्वाभाविक है पुलिस गलत थी। पुलिस को रमेश सेन एडवोकेट हैं कि नेता, लोग जानना चाहते हैं। मैं अपने आप को एडवोकेट मानता हूँ और यदि मैं नेता हूँ तो एडवोकेट का नेता होना गलत बात नहीं है। एडवोकेट के नेता नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं। आप सांसद प्रतिनिधि रहे, आप नगर परिषद उपाध्यक्ष रहे और अभी भी आप राजनीति करते हैं और हर राजनीतिक कार्यक्रमों में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सभी मीटिंगों में आप जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं नेता बहुत
पहले से नेतागिरी काम करता हूँ। नेतागिरी में कहनी चाहिए मैं किसी सब राजनीतिक दल का कार्यकर्ता रहा हूँ और ये मेरा अपना बचपन से ही मेरा मैं विद्यार्थी परिषद में भी रहा हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे में भी रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा हूँ, मैं सांसद जी का प्रतिनिधि भी रहा हूँ। अभी आप भाजपा के नेता हैं कि नहीं? नेता तो वो होता है जो नेता का दायित्व निर्वहन करे। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं अपने व्यवसायिक तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, मैं विधि व्यवसायी हूँ। इसलिए कई बार आप विवादित हो जाते हैं, चाहे आपके क्लाइंट हो और चाहे विभागीय अधिकारी हो राजस्व के, जब भी आप क्यों भाई विवादित की स्थितियाँ क्यों हर जगह विवादित क्यों है रमेश जी? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कहीं विवादित हूँ, और यदि आप समझ में ऐसा कुछ लग रहा है कि विवादित है तो मुझे आप बताएं तो बता सकते हो विवादित। मुझे लगता है कि वो क्लाइंट जो आपके पास आते हैं अपना मामला लेकर के, तो कई बार उनसे रुष्ट हो जाना, उनको ऐसी भाषा का बोलना जो आपको नहीं लगता कि एक व्यापारी के लिए ग्राहक महत्वपूर्ण होता है? देखिए मैंने रामचरित मानस में एक चौपाई पढ़ा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन का होए वे भी नाश। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं किसी का विधिक सलाहकार हूँ और मैं किसी को विधिक सहायता भी प्रदान करता हूँ, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है कि वो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से मेरे साथ में संपर्क में रहे, है ना। तो उसको यदि आप यूँ लेते हैं कि मैं गलत हूँ या मैं अपराधी हूँ, अपराधी नहीं हूँ, मैं अपने मुवक्किल की अपने पक्षकार की हित चिंता करता रहता हूँ और उस चिंतन के दौरान मुझे यदि कुछ कड़ाई से भी बात करनी पड़ती है तो मेरे मन में भावना ये रहती है कि उसका हित न होने पर उसे न्याय जरूर मिले। आप यहाँ नौकरी करें, आपके राज्य में लोग परेशान होते हैं, वो नौकरी नहीं हो पाती क्योंकि आप वहाँ बैठते नहीं, और चर्चा का विषय यह है कि आप वहाँ इस बात से नाराज रहते हैं कि बहुत से वहाँ स्टाम्प वेंडर रहते हैं जो कंप्लीट नौकरी पहले से ही रखते हैं, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ज़रूरत वहाँ नहीं है कि आप खुद ज़रूरत नहीं समझते, लोगों की मदद नहीं करना चाहते? देखिए मैं वहाँ जब से मैं नौकरी पद पर नियुक्त हुआ हूँ तब से मैं कभी भी अवसर नहीं होता छुट्टी की दिनों में छोड़ करके, और यदि कोई फर्जी तरीके से नौकरी करवा लेता है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये सही है कि मैं जो तस्दीक करता हूँ वो पूरी तरह से छानबीन करके अच्छी तरह से विधिपूर्वक करता है। ये सच है कि आप तस्दीक सही करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी किए हुए स्टाम्प रखते हैं, उनका विरोध आप नहीं करते, क्यों? देखिए ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि यदि वो फर्जी नौकरी तस्दीक करते हैं या करवाते हैं, फर्जी नहीं करवाना चाहिए, सही करवाना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं बिल्कुल अधिकृत हूँ उसके लिए, तो मेरी नियुक्ति ही हुई है सरकार के द्वारा। कई बार चर्चा का विषय हो जाता है, आरोप लग जाते हैं, खासकर मैं एक चर्चा का विषय कर लूँ कि यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष धनीराम प्रजापति है, कई बार उन्होंने चर्चा किया कि आप उनसे ज़रूर ये पूछिए, तो दिमाग में था कि जब इंटरव्यू होगा तो पूछेंगे। हमेशा ये विषय रहता है कि कई बार जब नौकरी आप करते हैं तो उसकी आप फीस बहुत ले लेते हैं, और ऐसे लोगों से भी जो नगर परिषद के जैसे अध्यक्ष है, शायद उनको उनकी बात का बुरा लगा हो, और उन्होंने कहा भी, शायद मैंने मौखिक रूप से आपसे कहा भी, राज कैमरे के सामने पूछूंगा, क्या सच्चाई है वास्तव में आप लेते हैं ज़्यादा कि ऐसे आरोप होते हैं? लेकिन सही बात है तो मैं निर्धारित फीस ही लेता हूँ। यदि नगर पंचायत के अध्यक्ष ने ऐसा कुछ कहा है तो उनकी अपनी सोच है, मैं तो ये कह सकता हूँ सरासर झूठ नहीं है। जहाँ तक मुझे ख्याल है तो जिसकी बात वो आप करना चाहते हैं मैंने उनसे फीस लिया ही नहीं, यहाँ तक कि मैंने निर्धारित फीस भी उनसे नहीं लिया क्योंकि मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे एक नए पैसे लिया नहीं। तो ये मैंने सोचा कि मेरे मित्र हैं, चलिए। आप नेता राजनीति किए और राजनीति करने का एक अच्छा खासा अनुभव रहा, पर अभी चर्चा का विषय ये रहा कि जब अभी चुनाव हुए तो यहाँ के बहुत से ऐसे पार्षद थे, बहुत से चुनाव लड़ने वाले लोग थे जिनसे फॉर्म भरते नहीं भरना, और आप अपने सभी प्रतिनिधियों का फॉर्म भरे और उनसे अच्छी खासी, मैं नहीं कह रहा, वो पार्षदों ने कहा, गोपनीय तरीके से कहा, पर उन्होंने कहा कि फिर उनने जो है तो उसके एवज में अच्छी खासी मोटी रकम दी। तो वो फीस फॉर्म भरने की थी, उनकी वकालत करने की थी कि लॉटरी की थी? देखिए हमने किसी का परिवार को फॉर्म भरा नहीं, बहुत सारे हमारे जूनियर अधिवक्ता भी हैं, यदि मेरे पास कोई पहुंचा है तो मैंने उनको डाइवर्ट कर दिया है कि फलाने अधिवक्ता उनसे अपना फॉर्म भरवा लो, उनसे सलाह ले लो, है ना। जो मैं सिर्फ नौकरी की तस्दीक कर सकता हूँ, और तस्दीक जो मैंने किया है सही तरीके से किया है और निर्धारित फीस लिया हूँ। बहुत से जो ऐसा लगा कि अच्छे समाज सेवी हैं और उनके पास यदि नौकरी के फीस का पैसा नहीं भी रहा तो मैंने फ्री भी करने की कोशिश की। समाज सेवा, राजनीति और वकालत की एक लंबी पारी आपने खेली और अभी तक टिके हुए हैं। क्षेत्र में एक अच्छा खासा सम्मान है आपका, लोग अच्छी इज्जत करते हैं,
कहाँ देख रहे हैं शुरुआती दौर से अभी तक को, किस स्थितियों में पा रहे हैं और क्या हालात थे तब और क्या हालात हैं अब? देखिए, जहाँ तक सवाल हालात का है तो मैं बचपन से ही बताऊं, मैं समाज सेवा के कार्य में मुझे रुचि रही है और वो रुचि मेरी अभी भी समाप्त नहीं हो गई है। आज भी बराबर समाज सेवा की मैं भावना रखता हूँ, चाहे मैं विधि के क्षेत्र में हूँ, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हूँ, या अन्य मेरा जो और भी समय व्यतीत होता है सुबह से न्यायालयीन समय के अलावा, उसमें भी मेरे अंदर समाज सेवा की भावना बराबर रहती है। और जो भी समाज सेवा के कार्य मिलते हैं उसमें अपने आप को सोचता हूँ यही कि मैं तत्पर हूँ। बचपन की स्थितियाँ, चूँकि एक गरीब परिवार से उठना और फिर आज तक यहाँ तक आना, क्या देखते थे उस समय, क्या स्थितियाँ थी और अभी की क्या स्थितियाँ? चाहे राजनीतिक स्थितियाँ रही हो, चाहे सामाजिक स्थितियाँ रही हो, चाहे वकालत पेशे की रही हो। मेरी स्थिति शुरू से लेकर बराबर अभी तक बिल्कुल सामान्य सी है। मैं बहुत रिच फैमिली का नहीं रहा हूँ, सामान्य से किसान का बेटा रहा हूँ और किसानी मेरे यहाँ आज भी चल रही है। और आप सबके शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक गरीब परिवार से होकर के भी, और ये मानकर कि मुझे एक शौक था कि मैं समाज सेवा करते हुए मुझे लाभ की उपाधि जरूर प्राप्त करूँगा। और जब से मैं वकील हो गया तो मैं अपने आप तो मानता हूँ कि मैं हर व्यक्ति की सेवा करने लायक हो गया। तो शुरू से लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी मैं अपने आप को सामान्य स्थिति में पाता हूँ और सबके लिए समर्पित भाव से मैं सेवा करने की आज भी सोचता हूँ। समग्र भाव से, सामान्य भाव से आप सेवा करने की सोच रहे हैं। पर जो चर्चा का विषय जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए रमेश जैन इतने अनुशासन है तो उनके अंदर इतना अनुशासित रहने का प्रयास करते हैं, या है ये वो जाने, पर जो देखने को मिलता है कि चाहे कोई भी हो, उनके सामने अगर अनुशासनहीनता थोड़ी सी भी हुई तो फिर वो उसको बख्शते नहीं है। उससे तो विवाद हो जाएगा या तो उससे अलग हो जाएंगे, ये तो फिर उसमें उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों? वो चाहे घर का व्यक्ति हो, चाहे परिवार का हो, किसी से पटती क्यों नहीं है भाई? देखिए, मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा है, अनुशासन मानव को महान बनाता है। तो मैं सदैव अपने गुरुजनों के सामने, अपने परिवार में, समाज में अनुशासित रहने का मैंने हमेशा प्रयास किया है। और इसी भावना के साथ मैं सोचता हूँ कि जो मुझसे जुड़े हों, चाहे मेरे घर के, मेरे परिवार के लोग हों, मेरे यार मित्र भी हों, समाज के लोग हों, सब अनुशासित रहेंगे, ऐसे सबसे विनम्र अपेक्षा है। पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम है, पक्षियाँ पाल रखे, पता चल रहा आजकल दो तोते हैं, क्या कहेंगे? बचपन से ये हालात हैं कि अब जब वृद्धावस्था की ओर चले आए, अब देखे कि भाई हमने तो कभी किसी को प्रेम किया नहीं, अनुशासन के चक्कर में, माना कि आप अंदर से प्रेम किए हो, पर वो भावना रही है तो लोग हमेशा बिचकते रहे हों, चाहे घर परिवार के हों। तो इंसानों से कभी हुआ नहीं, तो अब ऐसा तो नहीं कि जानवरों से ही चलो प्यार कर लेते हैं, पशु पक्षियों से ही कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं और मैं मानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से ख्याल है कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन काल में स्काउट रहा हूँ। मेरे स्काउटर थे आदरणीय सीधीलाल शुक्ला जी, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें मुझे स्काउट के 10 नियम बताए थे। 10 नियम में एक नियम यह था कि स्काउट पशु पक्षियों का भी मित्र होता है। और उसी भावना के साथ यदि मैं आज पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखता हूँ तो मैं मानता हूँ मेरे गुरुजनों को। इंसानों से प्रेम नहीं सिखाया कोई? ऐसा भी नहीं, मैंने पहले निवेदन किया आपसे कि मैं हर जीव मात्र से प्रेम रखने की अपनी इच्छा रखता हूँ। फिर पटती क्यों नहीं है किसी से? मेरी सबसे पटती मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा कहीं भी आज तक किसी कोई विवाद नहीं है। मेरा सबसे प्रेम है। मैं तो दुश्मनों के प्रति भी भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। आपका सबसे बड़ा प्रेमी कौन है नगर में, बता दीजिए। अगर प्रेमी है तो बता दीजिए। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे सबके सब प्रेमी हैं। भाई सबके सब तो ठीक है, लेकिन कुछ तो होने चाहिए ना, कुछ क्षेत्र तक कि भाई ये हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठों में है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है, तो क्यों नहीं? घनिष्ठ तो देखिए, मैं आपको मानता हूँ, सही बात है कि मैं आपको खुद मानता हूँ। जिसके अंदर भी समाज सेवा के भाव हो, उससे मेरी अपनी ऑटोमेटिक मित्रता हो जाती है और ऐसा लगता है कि मेरी विचार से मिल रही है, वो मेरा मित्र है। तो मतलब अभी तक विवाद नहीं हुआ, इसलिए मैं मित्र हूँ? नहीं, मेरा विवाद आपसे नहीं, मैंने कहा और कोई मेरा किसी से कोई विवाद, शहर में मित्र है? एक भी मेरा दुश्मन नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के साथ मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा दुश्मन कहीं इस पूरे क्षेत्र में क्या, मैं कहीं मानते नहीं कि मेरा कोई दुश्मन ना कुछ। और यदि कोई अपने आप को मेरे प्रति घृणा रखता है, यह मानता है कि मेरी रमेश भाई साहब तो नहीं पड़ती है, तो मैं भगवान से उसको भी प्रार्थना करता हूँ कि उसकी दुर्भावनाएँ समाप्त हों। उसके प्रति भी मेरी श्रद्धा है, उससे मेरा, मैं उसका सम्मान कर सकता हूँ। यदि कोई धोखे से भी अपने आप को मेरा एंटी मानता हो
तो उससे मैं तो मिल करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग कर उससे सत्ता का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार। कई बार लोग कहते हैं कि रमेश सेन जातिवादी है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि अधिकतर आपके जो मित्र हैं वो सामान्य वर्ग से आते हैं, पर फिर भी कहते हैं बहुत से लोग कि जातिवादी। जातिवादी होने के बाद भी रमेश सेन जनेऊ पहनते हैं, बड़ी शिखा रखते हैं, चंदन वंदन लगाते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। ये जातिवाद और फिर जनेऊ पहनना, शिखा रखना, ये सारी चीज़ें तो ऑल इन वन है क्या? क्या माने कहानी क्या है इसके पीछे की? बहुत से लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जाति एक वर्ण वर्ग है और किसी न किसी जाति में हर व्यक्ति का जन्म होता है। तो मैं भी एक परिवार में एक जाति में पैदा हुआ हूँ। रहा सवाल कि मैं जातिवादी हूँ, तो मैं सच बताऊँ मैं मानववादी हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को जातिवादी नहीं होना चाहिए। जाति ठीक है, जाति तो किसी भगवान ने, तो मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है कि ईश्वर ने सिर्फ दो ही जाति बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष। तो मैं निश्चित रूप से पुरुष जाति का हूँ। ये जनेऊ और शिखा के पीछे एक बार वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, मैं वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये शिखा ये हमारे हिंदू धर्म का एक गौरवमयी प्रतीक है जी। और इसीलिए आप, मेरा प्रश्न केवल इसलिए है कि जिस तरह से जातिवाद का भ्रम लोग फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं, उस बीच आप सामंजस्य इस स्थितियों में बनाए हुए हैं, तो मैंने लोगों को क्या संदेशा देंगे? क्यों ये स्थितियाँ? और आप क्या कहेंगे कि हर किसी को वास्तव में ये धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए? वास्तव में इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण है, न कि जाति के कारण है, मुझे लगता है वर्तमान में। तो कहाँ देखते हैं आप, क्यों कहेंगे? मेरा प्रश्न केवल इस उद्देश्य से है। मेरा आपसे निवेदन है इस प्रश्न के संबंध में कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और हिंदू होने के नाते हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए, हर व्यक्ति को शिखा रखना चाहिए और हर व्यक्ति को जनेऊ धारण करना चाहिए। इससे वैज्ञानिक फायदे भी हैं और अपनी जो हिंदू भावना है प्रबल होती है। धर्मांतरण हो रहे हैं लगातार, जातिवाद का जहर घुल रहा, आप क्या संदेशा देंगे? वास्तव में एक बड़ा अनुभव रहा है आपका जीवन में, समाज के बीच में रहने का, समाज के साथ कार्य करने का, हर प्रकार के लोग मिले, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले, क्या संदेशा देंगे उन लोगों को जो लगातार कुंठित हैं जातिवाद से? पहली बात तो जातिवाद की भावना बिल्कुल त्यागने योग्य है। हर व्यक्ति को यदि उसके अंदर छोटी सी संगीय भावना में फला जाती है तो जाति वाली भावना छोड़ देनी चाहिए। एक सामाजिक भाव रखना चाहिए, सामाजिक सद्भावना होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा है धर्मशास्त्रों में, एक समय की बात आप विचार कीजिए कभी कि जिसको अभी तो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा है चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, है ना, 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 4 वर्ण नहीं बनाए गए, कर्म के अनुसार वर्ण का विभाजन भगवान कृष्ण ने किया है, ऐसी उनकी सोच है। तो एक सोचिए, विचार करिए, एक जब विवाह होता है हिंदू परिवार में किसी भी लड़के का या लड़की का विवाह होता है तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका रोल होता है। जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं वो शूद्र नहीं है। देखिए उसमें नाई लगता है, काम में आता है, बढ़ई भी काम में आता है, कचेर भी काम में आता है, पंडित भी काम में आता है, बारी भी काम में आता है, हीमर भी काम में आता है। तो तत्कालीन जो विचारक रहे होंगे या तत्कालीन जो समाज सुधारक रहे होंगे या हमारे मुनि महात्मा जो रहे होंगे, कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि हिंदू धर्म की जो विवाह होगा उसमें सभी वर्ण के लोगों का सहयोग होगा जी। लकड़ी का एक काष्ठ का एक नमूना आता है जिसको हम लोग मगरोहन कहते हैं, वो एक बढ़ई के यहाँ से आती है। जो चूड़ी पहनाने वाले काम होता है वो कचेर करता है, पानी भरने का काम ढूंढर करता है, नाई से बहुत से पंडित के समीप बैठ करके सारे संस्कारों में सहयोग करता है, नाई करता है। पंडित अपने रीति रिवाज वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न करवाता है। तो मुझे तो लगता है जो पुराने समय में जो ये सामाजिक समन्वय था बहुत अच्छा था और उस समन्वय को हमें मानना चाहिए। आज भी हमें हृदयंगम की रहना चाहिए, समाज को आगे के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि समाज इसी प्रकार से जिसको हम 4 वर्ण कहते हैं, 4 वर्ण नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यदि मानव मात्र सबको एक साथ रह करके और अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरी तमन्ना के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। एक बड़ा अनुभव रहा है, 55 से 60 साल उम्र हो रही होगी मुझे लगता है। बहुत से युवा हैं जो वकालत पेशे में अपना भविष्य देख रहे हैं, क्षेत्र में देख रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न होगा, मुझे लगता है एक प्रश्न और मैं करूँगा इसके बाद, पर क्या संदेशा देंगे उन युवाओं को कि किस हिसाब से वो तैयारी करें, चूँकि उनका एक करियर है,
आने वाले क्षेत्र में वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, क्या अनुभव रहे आपको और क्या उनको संदेशा देंगे कि वो कैसे तैयारी करें अगर इस क्षेत्र में आना चाहें? देखिए, ये जो मैं अपने से विचार करता हूँ तो मैं तो बहुत लापरवाह विद्यार्थी रहा। मैं अपना समय बहुत कुछ निर्द्वेषपूर्ण तरीके से मैंने बिताया। उस समय तो मैं महात्माओं के पीछे भागता रहा, उस समय मैं नेताओं के पीछे भागता रहा, उस समय मैंने कृषि का कार्य किया, उस समय मैंने दुकानदारी का काम किया। यदि कोई मेरे हिसाब से चलेगा, मैंने इसीलिए कहा कि आप ऑल इन वन हैं। जी हाँ, आपने आलिम कहा, तो मैंने चूंकि हर क्षेत्र में पहुंच करके अपने अनुभव प्राप्त करने की मैंने कोशिश किया है। तो पहली बात मैं चाहता हूं कि जो विकास की ओर अग्रसर होना चाहता है वो मेरा अनुकरण कुछ न करे, वो सीधे पहले एक अपना उद्देश्य बनाए, उद्देश्य बना करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करे और वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। मुझे अच्छा इसका अनुभव है कि मैं खुद तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन जिनने मेरे संपर्क में रहने की कोशिश किया है उनको मैंने बढ़ाया है और वो सब पे सब आज बहुत अच्छी लाइन में। मेरा एक लास्ट प्रश्न है, मुझे लगता है कि मजाकिया प्रश्न हो सकता है ये, लेकिन जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है, लोगों की भी जिज्ञासा है। वकील साहब का सजने और संवरने का बड़ा शौक है, हमेशा साथ में कंघी रखना, तो ये शौक है कि वास्तव में आप ये संदेशा देना चाहते हैं लोगों को कि यार हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए? क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि अगर शरीर स्वच्छ होगा तो मन भी स्वच्छ होगा, तो ये संदेशा है कि केवल शौक है संवरने का, कंघी रखना और सारी चीज़ें? क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो यदि आप मुझे इस तरह से देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ जो मुझे देखें, मुझसे लोग जुड़े हों, यदि इसे जिनको लगता हो कि मुझे इनका अनुकरण करना चाहिए तो उनको फिट रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं कि मैं स्वच्छ दिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ और सारी चीज़ें रहती हैं। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी की इन भावनाओं का बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ और मैं भी फिट दिखता हूँ। चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो जहाँ फिट दिखे, चाहे वो पहनावे में हो, चाहे बातचीत करने में हो, चाहे व्यवसाय करने में हो, चाहे कोई धंधा करने में हो या उठने बैठने के तौर तरीके में हो, हर जगह हर व्यक्ति को फिट दिखना चाहिए। अंतिम बात क्या संदेशा देंगे? कोई अनुभव है, कोई बात है, कोई विशेष बात रही हो जीवन की जो आप कहना चाहते हैं कैमरे के सामने? मैं सिर्फ एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने सदाचार का निर्वाह करना चाहिए और सदाचार का निर्वाह करते हुए जो भी उसको भगवान ने या उसके पूर्वजों ने, उसके गार्जियन लोगों ने, उसके मालिकों ने जो भी उनको दायित्व सौंपा हो, विद्यार्थी अपने अच्छी पढ़ाई करे, व्यवसायी अपना अच्छा व्यवसाय करें, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं विधि व्यवसायी हो तो व्यवसाय करें, जो जहाँ हो, क्योंकि किसी को सेवा करने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती, मेरी अपनी ये सोच है। तो जो जहाँ जिस स्तर पर हो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, मैं इसी में देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट रमेश सिंह जी। आपको हमने बताया ही कि एक लंबा समय रहा समाज सेवा का, राजनीति का और विधि व्यवसाय का भी क्षेत्र में आप एक अपनी अलग प्रतिष्ठा है, अलग सम्मान है और अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इसी बेबाकी से हम फिर से इनसे मिलेंगे, फिर से प्रश्न करेंगे ऐसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।